हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न कंपटीशन क्लासों में और हमारी कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक में सम्मिलित भारत की मिट्टियों वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जानें कि मिट्टी बनती कैसे है और मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो हमें सीधे रूप से प्रकृति से प्राप्त होता है। मनुष्य का इसके निर्माण में हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रकृति प्रदत्त है, ये वरदान के रूप में हमें, और हमारे जीवन में इसका महत्वपूर्ण उपयोग भी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेदों के अनुसार अगर हम जानें तो भूजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, भू पृथ्वी से, उससे मिट्टी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के निर्माण की प्रथम अवस्था में मिट्टी है और व्यक्ति के जीवन का अंतिम जो होता है वो भी मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। इसलिए मृदा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। इसे अंग्रेजी में सोइल कहा जाता है मृदा को, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है जिसका अर्थ होता है फर्श, अंग्रेजी में हम उसको फ्लोर बोल सकते हैं। मृदा की उत्पत्ति को अगर हम एक शॉर्ट रूप में देखना चाहें तो जो चट्टान होती है, चट्टान आग्नेय हो सकती है, उसके रूप परिवर्तन के बाद अवसादी और कायांतरित भी हो सकती है। उसमें सबसे पहले अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय क्षय शब्द इसके अंदर जुड़ा हुआ है, क्षय का मतलब होता है टूटना। चट्टान का किसी भी भौतिक, रासायनिक अथवा मानवीय क्रिया के द्वारा टूटना, छोटे छोटे खंडों के अंदर विखंडित होना और उसका विघटन होना, अपर्दन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हवा के द्वारा, जल के द्वारा अथवा हिमानी के द्वारा स्थानांतरण होना। इस अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। और चट्टान में जब अनाच्छादन होता है तो हमें मूल पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें मूल रूप से ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और जब इस मूल पदार्थ के अंदर ह्यूमस अथवा जीवाश्म मिल जाता है तो मृदा प्राप्त होती है। और मृदा हमारे कृषि के लिए विभिन्न तरह की फसलों के उत्पादन के रूप में काम में आती है। इस को हम अगर थोड़ा विस्तार से जानना चाहें, परिभाषा के रूप में अगर हम इसको लें तो मृदा भूमि की वह परत है जो विखंडन, टूटने से, विघटन होने से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से और उसमें जो जीवांश होते हैं उन जीवांशों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। इसका निर्माण होता है, इसके अंदर इसके गुण, चट्टानों के गुण जलवायु और वनस्पति पर भी निर्भर करता है कि जिस समय इस मृदा का या जिस स्थान पर मृदा का निर्माण हुआ है वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, उन चट्टानों की प्रकृति किस प्रकार की और वहाँ पे वनस्पति कौन सी है, वो सब मृदा के अंदर निर्भर करती है। कुछ शब्दावलियाँ हमारे बीच में आई अभी। अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है तापमान परिवर्तन के कारण, गर्म और ठंडा होने के कारण, तुषार क्रिया के कारण, जिसके अंदर वर्षा, बर्फ़ का गिरना, कोहरा वगैरह सभी चीज़ों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। पौधों के द्वारा, पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है वो भी चट्टानों के तोड़ दी तो उसको चट्टानों को विखंडित कर देती है। प्राणियों एवं मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा भी चट्टानों को तोड़ा जाता है, पशु पक्षियों के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है। निर्मित सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। उसी प्रकार ह्यूमस है। ह्यूमस मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के उपरांत अंतिम उत्पाद प्राप्त होना, उसे ह्यूमस कहते हैं। पेड़ पौधे ले लो, जीव जंतु ले लो या मनुष्य ले लो, उसका अंतिम जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपघटित हो जाता है और उसे अपघटन करने का कार्य विभिन्न तरह के जीवाणु वगैरह करते हैं। उससे उसका अंतिम जो रूप होता है उसे ह्यूमस कह सकते हैं। सामान्य रूप से हम इसको खाद भी कह सकते हैं अगर हम समझना चाहें इसको। तो इसका रंग जो होता है वो गाढ़ा भूरा अथवा काला चिपचिपा होता है। इसका स्वरूप संरचनाहीन होता है, कोई निश्चित इसका स्वरूप नहीं होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। इसकी उपस्थिति मृदा में अथवा मृदा सतह के नीचे हो सकती है जो उपजाऊपन को या उर्वरता को बढ़ाती है। मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा उसकी उपजाऊपन को, उसकी उर्वरता को बढ़ाती है, उसमें फसल के उत्पादन को बढ़ाती है। फिर आता है हमारे मूल पदार्थ। मूल पदार्थ
मृदा के जनक पदार्थ जहाँ ग्रेनाइट, संगमरमर, लेड जैसे कठोर और प्रतिरोधी चट्टान हो सकती है, जो वही ज्वालामुखी लावा, राख, रूपांतरित और अवसादी, इसके अंदर चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, गाद हो सकता है, जैसे अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें भी इसमें हो सकती है। इसके बाद मृदा को संरक्षित करने के लिए, विश्व का इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मृदा दिवस जो है मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया और प्रतिवर्ष 5 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाने का जो निर्णय है वो मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है मृदा का गठन, कि मृदा किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं और इन कणों के आधार पर ही जो है इन मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसके कणों के बढ़ते आकार के आधार पर इसमें सबसे पहले बजरी होती है, बजरी से थोड़ा पतला होता है रेत, फिर होती है गाद, चीका, पंख, इन्हें आदि नामों से भी जाना जा सकता है। इन कणों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की दोमट मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद आते हैं मृदा के संस्तर। मृदा की जो परतें हैं पृथ्वी के अंदर, जिस प्रकार पृथ्वी में भूगर्भ की अगर हम परतें पढ़ते हैं तो सियाल, सीमे, नीफे है, उसी प्रकार कुछ मृदा की परतें भी हैं और इन मृदा की परतों को मृदा संस्तर के नाम से जाना जा सकता है, जिनके अंदर विशेष भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर हम उनको अलग करते हैं। मृदा की परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग हो सकती है। इन विभिन्न गुणों वाली परतों को संस्तर कहते हैं और इन भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा के 4 संस्तर हैं। उसमें से पहला है कय संस्तर। ये सबसे ऊपरी परत है, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व एवं जल का संयोजन होता है। इससे तात्पर्य ऐसा नहीं है कि केवल जो पेड़ पौधे लगते हैं वो इसी परत में रहते हों। उनकी जड़ें जब समय के साथ लंबी होती है तो वो बाकी शेष नीचे के संस्तों के अंदर भी चली जाती है, लेकिन मूल रूप से क्योंकि जीवाश्म जो है उसकी सर्वाधिक मात्रा यहीं पाई जाती है, इसलिए यहीं से जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल जो है उसका संयोजन पौधों की जड़ें प्राप्त करती है। इसके उपरांत आता है क्षय संस्तर। यह क्षय संस्तर के नीचे एक संक्रमण खंड होता है, जिससे नीचे व ऊपरी दोनों ओर से पदार्थ प्राप्त होते हैं। संक्रमण का मतलब है कि ऊपर और नीचे वाली दोनों परतों के मिश्रित रूप से है। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं जिसमें खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। गैस संस्तर, यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और इसके ऊपर की दोनों परतें मसलन कय संस्तर और क्षय संस्तर इसी से बनती है। घय संस्तर उपयुक्त तीनों संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है। इसे जनक चट्टान, आधारी चट्टान भी कहा जा सकता है। सबसे पहले चट्टान के अंदर जब विखंडन होगा, जब सबसे पहले चट्टान है तो वो है घय संस्तर। उसमें प्रारंभिक क्रिया के अंदर अपक्षय और अपरदन हुआ तो वो है गय संस्तर। मूल पदार्थ की प्राप्ति हुई वो है क्षय संस्तर। और जब उसके अंदर ह्यूमस मिल जाता है और उसमें उपजाऊपन आ जाता है तो वो है कय संस्तर। इन संस्तरों को हम विभिन्न निम्न चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे ऊपरी जो परत है जिसे हम कय संस्तर कह सकते हैं, उसके अंदर विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अविघटित कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। इसे संचित विघटित कार्बनिक व खनिज सामग्री रंग में इसमें गहरी होती है। उसके बाद जो क्षय संस्तर है उसे हम उपमृदा कह सकते हैं। ये एक अपक्षित शेल है, शुद्ध रेत या मोटी गाद के इसमें कण होते हैं। गय संस्तर जो है उसे हम उपसेल या अर्ध स्तर कह सकते हैं। यह मूल सेल का अपक्षित भाग है जिसमें चूना, एल्यूमिनियम, लोहे और जैविक
पदार्थों के कण पाए जाते हैं। वहीं गैसीय स्तर जो है, जिसे हम आधारी सेल कह सकते हैं, जो अपक्षय नहीं होता और खनिज तत्वों का मुख्य भंडार होती है। मूल रूप से वह एक प्रकार से चट्टान ही है। अब आता है मृदाओं का वर्गीकरण। भारत की मृदाओं के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन वर्गीकरण का जो पहला प्रयास है वो वोल्कर और वीदर महोदय के द्वारा किए गए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वोयलकर और वीदर महोदय जो हैं, उन्होंने भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था और इन्होंने भारतीय मृदाओं को 4 वर्गों में विभक्त किया था। उसके उपरांत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी, रंग और संशोधनात्मक महत्व के आधार पर भारतीय मृदा को 8 प्रमुख और 27 गौण भागों के अंदर वर्गीकृत किया है। सबसे पहले अगर हम मृदाओं को पढ़ें तो इसमें है दोमट, जलोढ़ या काप मिट्टी। इस मृदा का जो विस्तार है वो जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भागों में पाई जाती है। उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें पंजाब से लेकर असम तक का क्षेत्र, तटवर्ती मैदान जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों और केरल के जो तटीय भाग हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, यह मिट्टी का निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत से प्राप्त मलबा तथा अपसारी सागर के पिछड़ने से, और जिस समय भारत की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत 2 प्लेटों का हिस्सा है, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। कार्बोनिफेरस युग के अंदर वेगनर महोदय के अनुसार अगर हम इसको समझें तो दोनों प्लेटों के बीच के अंदर तैतीस सागर की अवस्थिति थी और दोनों दिशाओं से, माने हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली विभिन्न तरह की जो नदियां थी, उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए गाद के निक्षेपण से उस सागर का जो है भराव हो गया। तो उस स्थान पे वर्तमान का जो हमारे विशाल मैदान है उत्तर का, वो हिमालय पर्वत है। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसका निर्माण नदियों के द्वारा किया गया है। नदी के द्वारा बहा के लाए गए निक्षेपों से, अवसादों से, गाद से इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। सागर के पीछे हटने से उमंजन अथवा निमंजन की प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी रूप में सागर अगर पीछे की ओर हटता है, स्थल भाग उसका विस्तार होता है, तो उससे और उसके द्वारा जो गाद नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है, उससे इस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह है कि इसमें जलोढ़ मिट्टियम गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी होती है। विभिन्न तरह की इसमें बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक की जो इसमें विभिन्न तरह की मृदा के कण होते हैं वो पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना, जैव पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन तथा ह्यूमस तत्व जो हैं कम पाए जाते हैं। यह मृदा सिंचाई के लिए उपयुक्त है, सिंचाई इसमें हो जाती है, इसलिए इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल, सब्जियां आदि की खेती की जा सकती है और इन सब विशेषताओं के कारण ही इसे अनाज का कटोरा की संज्ञा दी जाती है। और जलोढ़ मृदा को इसकी आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। बांगर जो पुरानी जलोढ़ है, वहाँ पे हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और जल अनुपलब्धता के कारण वो एक प्रकार से बंजर भूमि के रूप में रह जाती है। और वहीं खादर जो है वो नवीन जलोढ़ है और यहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है। विभिन्न चित्रों के अंदर हम इस मृदा को समझ सकते हैं। इसके उपरांत आता है काली मिट्टी अथवा लावा मिट्टी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, काली अथवा लावा मिट्टी, लावा निर्मित जितने क्षेत्र हैं हमारे, उन क्षेत्रों के अंदर इसका विस्तार मूल रूप से पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार विशेष रूप से महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्वी गुजरात में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है।
इसकी निर्माण प्रक्रिया को अगर हम समझें तो भारत में काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से विशेष पश्चात जो है इसमें बेसाल्ट क्रम की चट्टानों में अपक्षय और अपर्दन के बाद महीन कणों के मतलब पतले कणों में परिवर्तन होने से हुआ है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है कि इस मृदा को कपासी कहा जाता है, कटिबंधीय, रेंगूर, सेरोनेजम मिट्टी आदि उपनामों से जाना जाता है। इसका जो काला रंग है वो टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के यौगिक के कारण होता है। भीगने पे ये दही के जैसे लचलची और सूखने पे चौड़ी परत इसके अंदर दरारें जो है वो पड़ जाती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सतत जुताई वाली मिट्टी है। इसमें रासायनिक दृष्टि से इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण हुआ है और इन्हीं कारणों से इसके अंदर इन पदार्थों की कमी पाई जाती है। मूल रूप से यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका काला रंग जो है किसकी वजह से होता है, तो टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के दोनों के मिलने से इनका यौगिक जो होता है उससे होता है। इस मिट्टी के अंदर फलीदार फसलें जैसे कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की ये काली मिट्टी होती है। इसके उपरांत लाल और पीली मृदा है। इस मृदा का विस्तार काठियावाड़ प्रायद्वीप से जो गुजरात में स्थित है, पूर्व से लेकर के प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु राज्य में सलेम, कोयम्बटूर व आंध्र प्रदेश के दक्षिण और समुद्र तटीय क्षेत्रों में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, झारखंड, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। इसकी निर्माण प्रक्रिया, इसका निर्माण जो है जलवायु परिवर्तन के कारण रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन से होता है, जिसमें लोहा और सिलिका की प्रधानता होती है। इसकी विशेषता है कि ये मृदा जो है अम्लीय मृदा है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये बजरी युक्त होती है, बलुई, पथरीली और छिद्र युक्त होती है। इसका रंग लो ऑक्साइड के कारण लाल होता है और जब इसमें जल का प्रवाह हो जाता है तो ये पीले रंग से हमें दिखाई देती है। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि लाल मृदा कलर जो है लाल अथवा पीला क्यों होता है, तो लो ऑक्साइड के कारण लाल होता है और जल की अगर अधिकता है, जल प्रवाहित होता है वहाँ से, तो उसका कलर जो है पीला हो जाता है। यह एक अनुपजाऊ मृदा है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों और जैविक खाद के उपयोग से इसकी जो निम्न भूमियाँ हैं, नीचे की तलहटी वाली जो भूमियाँ हैं या घाटी की जो भूमि है, उसके अंदर कपास, गेहूँ, दलहन, तिलहन, तंबाकू, जवार, आलू, अलसी और फलों की खेती की जा सकती है। इस रूप में हमें मृदा दिखाई देती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। इस लेटेराइट मिट्टी को अगर हम उपलाल मृदा भी कहें तो गलत नहीं होगा। इसका विस्तार जो है मूल रूप से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में, केरल, कर्नाटक, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के पठार पर इस मिट्टी का जो है विस्तार है। इसकी निर्माण प्रक्रिया उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन की प्रक्रिया से निर्मित होता है। लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग जो है वो भी लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, पोटास, जैविक पदार्थों की कमी और आयरन व सिलिका की बहुलता होती है। आयरन जो है इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा तो होती है, इसी वजह से इसका रंग लाल होता है, इसलिए आयरन की अधिकता होती है। ये भी एक अनुपजाऊ मृदा है, लेकिन जैविक और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, गन्ना, दाल और बागानी कृषि जिसमें चाय, कहवा, रबर, काजू आदि किए जा सकते हैं और विशेष रूप से मृदा जो है चाय और इलायची के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। इसे भी इस रूप में हम देख सकते हैं। इसके उपरांत आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जहाँ पे हमारे थार का मरुस्थल विस्तृत है, राजस्थान में, कच्छ के रण और सौराष्ट्र गुजरात में, हरियाणा व पंजाब में। इसकी निर्माण प्रक्रिया
इस मिट्टी जो है इसमें बलुई और बालू मिट्टी है जो दक्षिण पश्चिम हवाओं के द्वारा कच्छ के रन से उड़ाकर विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला देने से हुई है। इसकी विशेषताएं ये है, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन व जीवाश्म कम होते हैं। सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये उपजाऊ है, शेष भाग के अंदर ये अनुपयोगी है और बंजर भूमि के रूप में है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में इसका उपयोग हो रहा है इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। इसके अंदर ज्वार, बाजरा, तिलहन आदि जिनमें जल की आवश्यकता कम होती है वो फसलें उत्पादित की जा रही है। इस प्रकार से मृदा हमें दिखाई देती है। इसके उपरांत लवणीय और क्षारीय मृदा है। इसका विस्तार शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत, जहाँ जल अधिक रहता है, जलाधिक्य होता है, अधिक सिंचित क्षेत्र होता है, वहाँ पे मृदा पाई जाती है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी गुजरात में, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। इसकी निर्माण प्रक्रिया को अगर हम जानें तो जहाँ विशेषकर सिंचाई के क्षेत्रों में केशिकाकर्षण की क्रिया से हुआ है। केशिकाकर्षण से आशपर्य, जिस प्रकार हम दीपक लगाते हैं तो लो ऊपर की ओर जलती है, लेकिन उसमें जो घी या तेल होता है वो पात्र में होता है। उसी प्रकार जब केशिकाकर्षण की प्रक्रिया अगर हम धरती से जोड़ के देखें तो जब बारिश होती है तो उस समय मृदा के अंदर पाए जाने वाले सभी लवणीय कण जो है वो पानी के साथ भूगर्भ के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ग्रीष्मकाल में जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के साथ वो लवणीय कण धरातल तक तो मृदा के साथ पहुंच जाते हैं, मृदा की सतह तक आके, और फिर जल जो है वो तो वाष्प के रूप में परिवर्तन होकर उड़ जाता है और ये जितने भी लवणीय पदार्थ हैं ठोस रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रह जाते हैं। तो हमें वो जो परत है वो सफ़ेद रंग से दिखाई देती है, जिस प्रकार किसी ने नमक बिखेर रखा हो या फिर बर्फ गिरी हुई हो। तो ये प्रक्रिया केशिकाकर्षण होती है और इसी कारण जो धरातल की सतह है उस पर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणीय कण जो है हमें फैले हुए दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता ये है कि सफ़ेद परत के रूप में हमें दिखाई देती है धरातल पे। इसे रेह, कलर, ऊषर, कार्ल, च, का आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। वर्तमान में चूना और जिप्सम के प्रयोग से इसमें कृषि की जा रही है। मृदा में लवणता की मात्रा का पता करने के लिए चालकता मापी जो यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें लवण रोधी फसलें जैसे चावल, गन्ना, गेहूँ, बरसीम आदि की खेती करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार से हमें सफ़ेद परत के रूप में दिखाई देती है, अनुपजाऊ होती है। वहीं नेक्स्ट मृदा जो है वो है हमारे पर्वतीय मिट्टी। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ये नदी द्रोणी और निम्न ढालों पर जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती है। ऊंचे भागों में अपरिपक्व मृदा और पथरीली मृदा के रूप में पाई जाती है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। अभी इसके कण जो हैं थोड़े मोटे होते हैं। पर्वतीय ढालों पर होने के कारण इसकी परत पतली होती है। पर्वत के ऊपर जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है वहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में है इसलिए ऊपर जो है ये मृदा के रूप में है और नीचे चट्टानें हैं अभी, इसलिए इसे अविकसित मृदा कहा जाता है या अपरिपक्व मृदा कहा जाता है। तो इसकी मोटाई जो है वो भी कम होती है। इसकी निर्माण प्रक्रिया, इस मिट्टी का निर्माण 33 सागर के दोनों किनारों पर स्थित दृढ़ भूखंडों के अवशिष्ट भाग के 33 सागर में जमा होने और अवशिष्ट भाग के वलित होकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय मिट्टी के रूप में विकसित हो जाने से हुई है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूने की मात्रा जो है कम होती है, वहीं जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। यह अविकसित मृदा है। इसी कारण इस मिट्टी को जो है इसमें भूसंकलन भी ज़्यादा होते हैं, ढह जाती है ये मृदा। इसके अंदर पहाड़ी ढलानों पर होने के कारण इसमें बागानी कृषि जैसे चाय, कहवा, मसाले, फलों आदि की कृषि की जाती है। इस प्रकार पर्वतों की निम्न घाटियों में मृदा पाई जाती है अथवा नदी द्रोणियों में जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती है। अंतिम जो है वो है हमारे पीठ, दलदल या जैविक मृदा। इसका विस्तार मुख्य रूप से केरल राज्य में कोट्टायम के पश्चिमी भाग और अलपुझा में, बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया नदी बहाव की अंतिम अवस्था में इसमें उपलब्ध जो गाद है, नदी में तलीय भाग या नदी डेल्टा के जल भराव वाले क्षेत्र में जमा होने के कारण इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। डेल्टाई क्षेत्रों में यह मृदा अधिक पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि ये मृदा भारी, ये काली और अम्लीय होती है। इसमें लवण और जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। इसी कारण इसे जैविक मिट्टी का नाम भी दिया जाता है।
लेकिन इसमें फास्फेट और पोटास की कमी होती है। दलदली होने के कारण ये अनुपजाऊ है, लेकिन इसमें जिप्सम वगैरह डाल के इसको उपजाऊ बनाया जाता है। अथवा जो फसलें जल में रहती है जैसे चावल, जूट, गन्ना, उनका उपयोग यहाँ पे या उन फसलों को यहाँ पे उत्पादन अधिक होता है। इस रूप में मृदा पाई जाती है। ये राजस्थान और भारत सभी राज्य के क्षेत्र हैं जहाँ पे इन मृदाओं का विस्तार है। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लें और उन्हें भरने का प्रयास करें। उसके उपरांत हमारे इसमें भारतीय मृदा की समस्याएं हैं। मृदा के आवरण को प्राकृतिक शक्तियाँ और इसके अलावा वनों की कटाई, अति चराई, अति हलन और अवैज्ञानिक भूमि के उपयोग के कारण भारतीय मृदा हमें नष्ट होती हुई नजर आ रही है। इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वनों की कटाई करने से भी धीरे धीरे जिस प्रकार औद्योगिक विकास हो रहा है, घरों के अंदर फर्नीचर वगैरह की आवश्यकता होती है, बड़ी सड़कें बनानी हो रही है, खेतों का विस्तार किया जा रहा है, उसी से वनों की कटाई हो रही है, नए वृक्ष लगाए कम जा रहे हैं। अति चराई, पशुओं के द्वारा चराई होने से, जिसके अंदर व्यापारिक पशुचारण वगैरह भी सम्मिलित हैं। अवैज्ञानिक भूमि उपयोग हमें पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा या तो उसमें पड़त भूमि हम छोड़ नहीं रहे, बहुत ज़्यादा हलन किया जा रहा है, या फिर वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इससे भारतीय मृदाएं नष्ट हो रही है। कुछ और बिंदु भी हैं इसमें। मृदा अपर्दन है। मृदा का हवा, जल अथवा बर्फ के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपर्दन है। बारिश के समय के अंदर जो बहने वाला पानी है वो मटमैला होता है, उसके अंदर मृदा जो है वो अपर्दित होती है। ग्रीष्मकाल में चलने वाली हवाओं में धूल के कण होते हैं, वो मृदा ही है, इसका अपर्दन होता है। इसके बाद होता है जल जमाव, घटती मृदा की उर्वरता, लवणीयता और अम्लीयता एवं क्षारीयता, मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का विस्तार होना मरुस्थलीकरण है, और मानव के द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण किया जाना। मृदा अपर्दन के कुछ परिणाम हैं। रासायनिक और भौतिक क्रिया के माध्यम से और प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी और सागरीय लहरों के द्वारा मिट्टी का खंडित होना, टूट टूट कर गिरना अथवा पानी द्वारा बह जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। कृषि उत्पादन में इसमें कमी होती है। निक्षालन, निक्षालन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठन पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होकर नीचे विभिन्न जो संस्तर उसमें पहुंच जाते हैं। जल जमाव के द्वारा मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास होता है। भूमिगत जल स्तर गिरावट तथा मृदा में नमी का कमी होती है, ह्रास होता है। वनस्पतियों का सूखना और शुष्क भूमि में विस्तार मृदा अपर्दन के परिणाम हैं। सूखा और बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि होती है। नदी और नहरों में अवसादों का जमाव होता है। मृदा जब अपर्दित होती है, पानी के साथ बह के जाती है, तो नदी अथवा नहर के तलीय भाग में जमा हो जाती है। भूस्खलन की बारंबारता में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव जैसे सांस्कृतिक विकास धीरा पड़ता है। अपराधियों एवं डकैतों में चुपके से प्राकृतिक स्थानों में वृद्धि, जिसके कारण अपराध व असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती है। जिस प्रकार हम चंबल के बीहड़ों में जहां अपर्दित क्षेत्र थे, वहां पहले चंबल या डाकू या दस्यु वहां रहते थे। निम्नलिखित भूमि को पुनः अर्जित करने का कार्य सरकार राजस्व की हानि को भी पहुंचाता है। मृदा संरक्षण के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, विशेषकर पहाड़ी ढालों पे, बंजर भूमि पे और नदियों के तटों पे, किनारों पे। अतिचारण को नियंत्रित करना चाहिए। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगानी चाहिए, जिससे वन जो है वो सीमित रहें, वनों की कटाई कम हो। जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए बांध, एनीकट और मेड़ बनानी चाहिए। फसल चक्र को प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए, जिससे वैज्ञानिक तरीके से कृषि हो। ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करके उसको भी कृषि कार्य के रूप में हमें काम में लेना चाहिए। जैविक खाद और सिंचाई द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना चाहिए। पुरानी परत भूमि का पुनरुत्थान करना चाहिए। लवणीय और क्षारीय भूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। हमें महिला, बच्चे और वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, वहीं प्रकृति का संरक्षण भी करना चाहिए। वंदे मातरम। जय भारत, जय राजस्थान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।